नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो इसी के साथ अब समय हो चुका है आपको खबरों का डोज देने का। खबर आपको बताएंगे जो आपके फायदे की हो। खबर को खबर के तरीके नहीं बल्कि एक आम बोलचाल के तरीके और रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में बताएंगे। और मैं हूं आपके साथ सोनाली राय। अनोखे लहजे, अलग अंदाज, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और उसी के साथ साथ दिखाएंगे भी। आपकी गलियों से लेकर के आपकी ही दिन भर की कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ यहाँ हर खबर होगी आपके मतलब की। तो लेट्स स्टार्ट दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो चलिए दिल्ली वाले रेडियो टीवी की शुरुआत करते हैं एक बदलाव के साथ जो कि दिल्ली में इस वक्त हुआ है। दिल्ली सरकार ने मेट्रो के कई स्टेशनों के नाम बदलने का फैसला लिया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें राज्य नाम प्राधिकरण ने दिल्ली मेट्रो की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी कि डीपीआर जिसे कहते हैं उसमें सुझाए गए 21 स्टेशनों के नामों की समीक्षा की। सोनाली, इस समीक्षा के बाद 12 नाम वैसे के वैसे रखे गए, 7 नाम में संशोधन किया गया और 2 मेट्रो स्टेशन इस तरह रहे जिसमें पूरी तरह से बदलाव जिनके नाम में कर दिया है। अब ये जो बदलाव है दीपिका, वो स्थानीय इलाकों की पहचान और इसी के साथ साथ लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं। और कुछ नाम ऐसे हैं जो वैसे ही रखे गए हैं जो पहले थे, यानी कि मजलिस पार्क है, बलसवा है, हैदरपुर बादली मोड़ है, दीपाली चौक है, यमुना विहार है और भजनपुरा है, खजूरी खास है, सुरघट, झरौदा, माजरा, बुराड़ी, पुष्पांजलि और साथ ही साथ मौजपुर, बाबरपुर शामिल हैं, जिनके नाम जो हैं वो जैसे पहले थे वैसे अब भी रखा गया है। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें संशोधित यानी कि उनमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जैसे कि अब ये नाम भी हम आपको बताते थे, ये 7 नाम हैं जिसमें पीतमपुरा प्रशांत विहार जिसे पहले प्रशांत विहार के नाम से जाना जाता था, जगतपुर, वजीराबाद, नानक प्याऊ, डेरावाला वाल नगर और खानपुर वायुसेनाबाद और इसके अलावा नानकसर, सोनिया विहार। इसके अलावा आपको बता दें कि श्री राम मंदिर, मयूर विहार, मंगोलपुरी कला, वेस्ट एनक्लेव, ये वो नाम हैं जिनमें संशोधन किए गए हैं और पूरी तरह से जो नाम बदले गए हैं वो अब सोनाली बता दीजिए कि अब आपको इन मेट्रो स्टेशनों से अगर आप गुजरते हैं तो आपको पहले वाले नाम ना याद कर अब इन नए नामों को याद रखना होगा। देखिए, हैदरपुर गांव जिसका पहले नाम था नॉर्थ पीतमपुरा, वहीं मधुबन चौक जिसका पहले नाम था पीतमपुरा। अब इसी के साथ साथ ये जो नाम है वो हमने आपको बताया, यानी कि ये जो नए नाम हैं वो हम आपको बता रहे हैं। यानी कि कुछ स्टेशन ऐसे हैं जिनके नाम पहले के जैसे रखे गए हैं, कुछ नामों में बदलाव किया गया है जो हमने आपको अभी बताया। यानी कि अब आपको जो पुराने नाम आपके दिमाग में है उसे हटाकर जो नए नाम है वो जो नाम है आपको याद रखना होगा अगर आप इन मेट्रो स्टेशनों से गुजरते हैं या फिर जाते हैं। तो देखिए, ये जो बदलाव किए गए हैं ये वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए या फिर ये कहें कि वहाँ की जो लोकेलिटी है इन सभी चीज़ों को जिस तरह से जो ख़ास चीज़ है उनको ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किए गए। हालांकि काफ़ी दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि सोनाली नाम बदले जाएंगे, नाम बदले जाएंगे। अब ये लगभग तय हो गया है। पहले हमने देखा कि मयूर विहार में किस तरह से नाम बदला गया और अब जब ये पूरे नाम सामने आ चुके हैं कि किस तरह से जो मेट्रो स्टेशन है 21 नामों की समीक्षा की गई है जो मेट्रो स्टेशन को ला रहे थे, जिसमें 12 के 12 जो समीक्षा हुई है उसमें 12 के 12 नाम वैसे ही रखे गए हैं। 7 नाम ऐसे थे जिनमें संशोधन यानी थोड़ा बदलाव किया गया है और 2 मेट्रो स्टेशन का नाम पूरी तरह से बदल दिया गया है। तो अभी जिस तरह से हमने जिक्र किया, सोनाली भी यही बोल रही थी कि अगर आप इन मेट्रो स्टेशन से रोजाना गुजरते हैं और आपकी आदत है कि आप इस मेट्रो स्टेशन से गुजर रहे हैं और अब उसका नाम बदल गया है तो अब आपको थोड़ी दिक्कत जरूर हो सकती है, क्योंकि जो सोनाली जुबान पे नाम हमेशा रहता है और अचानक से बदल जाए तो थोड़ा समय लगता है उसे हम कैसे प्रोसेस करने में। तो वही चीज़ है कि अब दिल्ली वालों को कितना समय लगता है इसे एक्सेप्ट कर पाने में, प्रोसेस कर पाने में, देखने वाली बात होगी। कभी सोनाली आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि अगर किसी जगह का नाम बदल गया हो और आप बार बार वही पुराना नाम ले रही हैं? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे बहुत बार हुआ है। जैसे गुरुग्राम का जब नाम बदला है, आज भी कभी अगर फ्लो में हम बात करते हैं तो मेरे जुबान से गुड़गांव ही निकल जाता है। और कितने साल हो चुके हैं बदले हुए।
बिल्कुल दीपिका, ऐसे कई सारे ऐसे नाम हैं जिनके नाम बदल तो दिए गए, लेकिन लोगों के जुबान पर कहीं ना कहीं वही नाम है। आप इलाहाबाद को ही ले लीजिए, अब प्रयागराज बोलने में लोगों को थोड़ा समय लगता है, वो इलाहाबाद ही बोलते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में। अगर सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लो में हमारे मुंह से प्रयागराज तो थोड़ी देर बाद निकलेगा जब हम सोचेंगे कि अरे अब तो नाम बदल गया है, लेकिन उससे पहले हम इलाहाबाद ही बोलते हैं, क्योंकि वो है ना लंबे समय से हमारी आदत चली आ रही है कि ये नाम पहले हुआ करता था और नाम बदलाव हो गया। इसी तरह बहुत सी जगह है, हम झांसी की बात करें, झांसी की रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई हो गया, लेकिन जब हम वहां से होकर गुजरते हैं तो हमको यही निकलता है कि अगला स्टेशन कौन सा है, झांसी है, तो वीरांगना लक्ष्मीबाई इतनी जल्दी नहीं निकल पाता है। तो वो चीजें होती हैं कि नाम में बदलाव हो गया है, सरकारी दस्तावेज में वही नाम आपको दिखेंगे, लेकिन जो लोगों की जुबान पे नाम चढ़े हुए हैं वो प्रोसेस होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो अब दिल्ली वासियों को ये नाम अपनी जुबान में चढ़ाने में कितना समय लगेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन खैर नाम तो बदल ही गए हैं। बिल्कुल, अब जो लोग वहाँ से रोज होकर के गुजरते हैं उनको थोड़ी परेशानी होगी, और खासतौर पर उनको सबसे ज्यादा परेशानी होगी जो कभी कभी जाते हैं। बिल्कुल, पता चला कि वो पुराने नाम से स्टेशन को ढूंढ रहे हो और वो नाम ही बदल गया। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन भी बनता है कि अचानक से, अब देखिए हर कोई हो नहीं सकता कि एकदम से न्यूज फॉलो कर ली हुई उसे मालूम पड़ जाए कि नाम बदल गया है। आप अचानक से पहुंचते हैं या आप मेट्रो ऐप में चेक करते हैं तो वो आप पुराना नाम ही ढूंढना चाह रहे हैं, लेकिन वो जब नाम नहीं मिलता तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, या तो वो बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि नाम बदल गया है, या आप मेट्रो स्टेशन जब पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ का नाम बदल गया इसलिए ऐसा बदलाव हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब थोड़ा सा आप लोगों को रिसर्च करनी पड़ेगी और अपनी आदत डालनी पड़ेगी कि भाई ये नाम बदल चुके हैं। तो चलिए अब सोनाली, क्योंकि होली भी नज़दीक है और होली से पहले मार्केट क्या हाल है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, होली से पहले दिल्ली के बाजारों में खरीदारी की जबरदस्त रौनक है और इस बार त्योहार अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छे संकेत दे रहा है। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT के अनुसार इस साल पूरे देश में होली पर 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने का अनुमान जताया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है और भारत के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 80,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है और होली में इतने के कारोबार का अनुमान लगाया गया है, तो व्यापारियों के साथ अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी इससे। अब देखिए इतना बड़ा जो कारोबार का अनुमान है, इससे अगर हम पिछले साल के आंकड़ों को देखें तो पिछले साल के लगभग 60,000 करोड़ रुपए के करीब का जो व्यापार हुआ था, इससे 25% ज्यादा का अनुमान इस बार लगाया जा रहा है। अब CAIT के जो महासचिव हैं, जो सांसद भी हैं प्रवीण खंडेलवाल, उनकी ओर से कहा गया कि क्योंकि PM ने एक नारा दिया था कोरोना के काल में, सभी को याद होगा सोनाली, वोकल फॉर लोकल का, और अब जो इस नारे का असर साफ तौर पर हमें मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। किस तरीके से, क्योंकि अब लोग हर्बल गुलाल ले रहे हैं। सोनाली, मुझे भी याद है कि जब हम बचपन में होली खेला करते थे तो हम इन चीज़ों को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते थे कि गुलाल हर्बल होना चाहिए, कलर नेचुरल होना चाहिए, और शायद तब इतनी जागरूकता भी नहीं था कि हर्बल भी कुछ होता है, कैसे कलर मिल रहे हैं, कैसी भी चीज़ें मिल रही हैं, हम बस उसे होली खेलने में यूज़ करते थे और इतना ज़्यादा माइंड नहीं किया करते। लेकिन अब जिस तरह से हम दर्शकों को भी बता रहे हैं और बाज़ारों में भी देख रहे हैं कि नेचुरल कलर्स की, हर्बल कलर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और यही वजह है कि वोकल फॉर लोकल जब हम इसकी बात करते हैं तो ये जो कलर्स हैं ये लोग खुद अपने घरों में बनाते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो इससे इस तरह के जो अभियान है उसे भी आगे बल मिलता है। प्राकृतिक रंग, देसी चीज़ें, अगर हम बोलें कि देसी पिचकारियाँ, पारंपरिक कपड़े, पूजा की सामान की जो खरीदारी है इसकी डिमांड बढ़ गई है। पिचकारियों की अगर हम बात करते हैं सोनाली, तो पहले क्या होता था कि जो चाइना की मेड जो पिचकारियाँ होती थी वो ज़्यादा डिमांड में होती थी, लेकिन अब तो देख रहे हैं हम स्वदेशी पिचकारियाँ पिछले कई सालों से, मैंने तो देखा है कि बुलडोजर की पिचकारी तक मार्केट में आती है। तो ये क्रिएटिविटी इंडिया की ही है ना, और यही चीज़ें हमें भारत के बाज़ारों में देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल दीपिका, क्योंकि पहले जो है वो लोग विदेशी सामान पे, जैसे कि आपने जिक्र किया कि चाइनीज पिचकारी उसका लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब समय बदल चुका है, लोग भी जागरूक हो गए हैं, अब लोग भी ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज में लोग ऑर्गेनिक ढूंढते हैं कि ऑर्गेनिक मिल जाए, हर्बल मिल जाए तो उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अब जो लोग हैं, अब लोग भी जागरूक हो गए हैं और लोग भी स्वदेशी चीजें, जो भारत में ही उत्पाद हुई चीजें हैं, उनका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिल्ली में ही करीब 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने की उम्मीद जताई जा रही है। बाजार ग्राहकों से भरे हुए हैं। अब मिठाइयों में
गुजिया, सूखे मेवे, उपहार, रंगीन टी शर्ट और पारंपरिक कपड़ों की जो मांग है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि होली में हमें देखने को मिलता है कि हर किसी के घर में गुजिया तो है ही, बनना ही है, लोग घर में खुद गुजिया बनाते हैं, और जो लोग नहीं बना पाते वो मार्केट से खरीद कर लेकर के आते हैं। और इसीलिए इतनी ज्यादा हमें डिमांड देखने को मिलती है सोनाली की भाई गुजिया तो चाहिए ही चाहिए होली में, कि मैंडेटरी थिंग है, और अगर आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो बाजारों में हमें देखने को मिलता है। लेकिन एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है, जब हम बाहर से खरीदारी की बात कर रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा उसमें भी गुणवत्ता का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हम देखते हैं कि त्योहार में इतनी ज्यादा डिमांड हो जाती है कि हर कोई बाजारों में पहुंच रहा है खरीदारी करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि मिलावट भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब इस पर तो काम किया ही जा रहा है, लेकिन जो ये भीड़ है, अभी देख रहे हैं कि होली में भी थोड़ा समय है, लेकिन इससे पहले ही क्योंकि देखिए कंपनीज भी होती हैं, कई ऐसे सेलिब्रेशन जो बड़े लेवल पर होते हैं, वहां पर क्या होता है कि 1-2 किलो नहीं बल्कि कितने कितने किलो में ऑर्डर किए जाते हैं गुजिया के, तो वो अभी से ही सब प्रोसेस होने लगा है, और इसीलिए बाजारों में दिखने लगा है कि भाई होली आ गई है, और होली की रौनक से पूरे जो बाजार हैं वो सज चुके हैं। थोक और खुदरा बाजारों में भी होली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, यानी कि होली वाली वाइब को अगर आप सोनाली बाहर निकलती हैं, दिल्ली के बाजारों में निकलती हैं, तो आराम से फील कर सकती हैं। बिल्कुल दीपिका, अब लोगों ने तैयारी शुरू भी कर दी होगी, क्योंकि 4 मार्च को होली है और अब ज्यादा समय बचा नहीं है, तो लोग आपका क्या प्लान है होली का इस बार? होली में ज्यादा कुछ तो प्लान नहीं है, लेकिन हाँ जो कपड़े, मिठाइयाँ, ये सारी चीजें तो करेंगे। और साथ ही रंगों वाली होली आपको ज्यादा पसंद है या पानी वाली? क्योंकि मैंने देखा है कुछ लोगों को पानी वाली बहुत ज्यादा होली पसंद होती है और कुछ लोगों को ड्राई बहुत पसंद होती है। रंगों वाली होली मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी एलर्जिक हूँ, तो रंग मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन पानी का वेस्टेज सबसे ज्यादा हो जाता है, और दिल्ली में हम रह रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम पानी ना ही खेले। तो अब पसंद है लेकिन खेलते नहीं है, वो बात अलग है। आपको? मुझे तो बहुत ज़्यादा, मेरे पानी वाली तो मुझे बिल्कुल होली पसंद नहीं है, क्योंकि ये वैसे भी जाती हुई ठंड है, तो होली के बाद बीमार हो सकते हैं। बचपन से ही मैंने बहुत ज़्यादा होली तो खेली है, लेकिन हमारे साथ प्रेशर क्या हो जाता था कि स्कूल में हमेशा एग्जाम होते थे होली के आसपास में ही, अगले दिन नेक्स्ट डे, तो पानी वाली होली मैंने हमेशा अवॉइड की है। अच्छा, लेकिन सूखी होली मेरे को हमेशा पानी वाली होली है। लेकिन आपने कभी गाँव वाली होली एंजॉय की है, जहाँ पर लोग मिट्टी से खेल रहे हैं? मैंने देखा है ये, लेकिन ये एक्सपीरियंस मेरा कभी हुआ नहीं है। मैंने बहुत वीडियोस जो अब होती हैं सोशल मीडिया में, और सुनी भी है कि बहुत अलग अलग तरीके की होली होती हैं। कहीं हम अब ब्रिज में देखते हैं तो वहाँ तो डंडों से होली खेली जाती है, तो हर जगह लठमार होली, हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग परंपरा है। लेकिन अब हम जब इतना डिस्कशन कर रहे हैं तो मुझे तो होली वाली पूरी वाइब आ चुकी है, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं ये प्रोग्राम, उनको भी यकीनन होली वाली वाइब अब महसूस होने लगी होगी कि भाई होली बहुत नज़दीक आ चुकी है। तो अब चलिए, बात होली की हुई, लेकिन अभी थोड़ा सा थम जाइए क्योंकि होली में तो समय है। लेकिन ट्रैफिक का हाल जान लीजिए, क्योंकि राजधानी दिल्ली में सफर करने वालों के लिए अहम खबर है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के फेज 4 निर्माण कार्य के चलते 23 फरवरी से पंडित पंत मार्ग का एक हिस्सा आम यातायात के लिए बंद रहेगा। सोनाली, तो अब देखिए कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, लोगों के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन कितने दिन तक चलेगा, और ये मार्ग जितने दिन तक बंद रहेगा लोगों के लिए आफत ही रहने वाली है। बिल्कुल दीपिका, ये जो पाबंदी है वो GRG सर्कल से PM सर्कल के बीच लागू होगी। तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है, और अगर आप भी, जो हमारे दर्शक हैं वो भी इन मार्गों से गुजरते हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप गुजरते हैं तो आप अगर आज वहां से गुजर रहे हैं तो रास्ते बंद मिल सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें, या फिर एक बार गूगल मैप चेक करें और तभी आप अपने घरों से बाहर निकलें। तो ये जो बदलाव है वो खासतौर पर एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलना होगा, यानी कि वो जो यात्री हैं जो एयरपोर्ट से होकर के गुजरते हैं या फिर रेलवे स्टेशन जो जाना चाह रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, तो उनके लिए जो है वो एडवाइजरी जारी की गई है कि वो समय लेकर अपने घरों से बाहर निकलें, क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा समय लग जाए। जहां आधे घंटे समय लगते होंगे वहां पे हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए। तो इट्स बेटर कि आप अपना समय लेकर के घर से बाहर निकलिए।
तो चलिए अब जानते हैं कि क्या है पूरा डाइवर्जन प्लान। दिल्ली में दरअसल मेट्रो के फेज 4 के तहत गोल्डन लाइन पर नए स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है और इसी के चलते 23 फरवरी से पंडित पंत मार्ग का जीआर सर्कल से लेकर पीएम सर्कल तक का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जो बताया गया है कि जो काम हो रहा है उसमें कठिनाइयों और सुरक्षा कारणों को देखते हुए अहम फैसला लिया गया है। अब इस दौरान आम लोगों को असुविधा से बचाने के लिए डाइवर्जन प्लान भी लागू कर दिया गया है। तो क्या रहेगा नया रूट, वो भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। गोल डाकघर से पंडित पंत मार्ग की ओर जाने वाले वाहन अब सीधे नहीं जा सकेंगे। उन्हें डॉक्टर बिशंबर दास मार्ग और गुरुद्वारा रकाबगंज रोड से होते हुए चर्च रोड की ओर उन्हें जाना होगा और चर्च रोड से होकर के उन्हें पंडित पंत मार्ग की तरफ जाने वाले वाहन गुरुद्वारा रकाबगंज रोड और तालकटोरा रोड और चर्च लेन का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये देखिए डाइवर्जन है। इसके अलावा संसद मार्ग, पटेल चौक, गोलचक्कर, अशोक रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग और महादेव रोड को वैकल्पिक मार्ग के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यही सलाह दी गई है। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने खास तौर पर आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को चेतावनी दी है कि पीक आवर्स में जाम संभव हो सकता है और इसे देखते हुए कम से कम 30 से 40 मिनट का समय लेकर आप अपने घरों से निकलें। वहीं लोगों से ये अपील की गई है कि जहां तक संभव हो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल ज्यादा करें। मेट्रो का आप यूज कर सकते हैं या फिर बस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ताज़ा अपडेट है उसके लिए आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर जो कि 1095 है उस पर भी आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और ट्रैफिक जो डाइवर्जन है उसका आप पता कर सकते हैं। और कुल मिलाकर आने वाले दिनों में इस रूट का सफर करने वालों को थोड़ी अतिरिक्त योजना बनाकर चलना होगा, यानी कि आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा समय लेकर के आप अपने घरों से बाहर निकलें। बिल्कुल। तो देखिए अब ये जो एक्शन प्लान है ये तैयार किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये लोगों के लिए अभी कितनी परेशानी लेकर आता है। हालांकि जब मेट्रो बन जाएगा तो ये सुविधाजनक हो जाएगा, लेकिन उससे पहले दिक्कत जरूर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यू नॉर्मल की, क्योंकि कहते हैं ना कि सोनाली नई पीढ़ी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी छात्रा की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने किसानों की समस्या को अपना मिशन बनाया। राजधानी दिल्ली की ये 9वीं कक्षा की छात्रा है जिसका नाम है नैन्सी नैन। इसने एक ऐसा एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जो किसानों को सही फसल चुनने के लिए बेहतर दाम दिलाने तक मदद करता है। बिल्कुल। अब ये जो छात्रा है वो डीएवी सेंट्री पब्लिक स्कूल की छात्रा है और इसने ये पहल की है। अगर सोच बड़ी हो तो उम्र मायने नहीं रखती, क्योंकि 9वीं क्लास में ये छात्रा है। और अब आपको ये हम समझाते हैं कि कौन सा ऐप उसने बनाया है जिससे किसानों को फायदा मिलेगा और किसानों को हेल्प होगी। तो ये ऐप है साथी प्लेटफॉर्म, और कैसे ये खेती का भविष्य बदलेगा वो भी जरा दीपिका हमारे दर्शकों को बता दीजिए, समझा दीजिए। तो देखिए भारत में किसान को अन्नदाता कहा जाता है और दिन रात की मेहनत के बाद ही हमारे थाली में जो खाना पहुंचता है वो उन्हीं अन्नदाताओं की वजह से होता है। उनकी मेहनत को सही दाम मिले ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फसल तैयार करने के बाद बाजार में कीमतें लेकिन गिर जाती हैं, बिचौलियों के कारण जो मुनाफा हो जाता है वो कम हो जाता है। अब इसी चीज को ध्यान में रखा 9वीं क्लास की पढ़ने वाली इस नैन्सी ने, जिसने किसानों की इस परेशानी को देखा, उसे महसूस किया और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बड़ा कदम उठाया है। तो चलिए हम आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर किसानों के लिए इतनी मददगार बनी है नैन्सी की ये सोच। अब इसी सोच के साथ नैन्सी ने साथी नाम का एक एआई बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। इस प्लेटफॉर्म का काम बहुत आसान है। किसान क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी जमीन की जानकारी डाल सकते हैं और जैसे ही जमीन की वो जानकारी डालेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये बताना है उसमें कि आपकी जमीन कितनी है, किसान की कितनी एकड़ जमीन है, मिट्टी किस तरह की है और वो कौन सी फसल उगाना चाहते हैं। ये सारी जानकारी जैसे ही वो लोग बताते हैं तो एआई से सारा जो डेटा है वो सारे पुराने आंकड़ों को देखकर ये अंदाजा लगाता है कि आने वाले समय में कौन सी फसल इस पूरे क्राइटेरिया पर मैच करती है और ये फायदा दे सकती है। यानी कि किसान अंदाजे से नहीं बल्कि डेटा के आधार पर ये फैसला ले सकते हैं कि उन्हें अपनी जो खेत में किस तरह की फसल उगानी है, क्या कुछ
करना है, ये बहुत ही आसान मुझे लगता है सोनाली अब किसानों के लिए ये ऐप हो सकता है। बिल्कुल दीपिका, अब इतना ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म किसानों को टिकाऊ खेती के तरीके भी बताएगा जिससे लागत कम और उत्पादन बेहतर हो, क्योंकि हर कोई चाहता है, जब कोई खेती करता है किसान, वो चाहता है कि लागत कम हो और जो पैसे जो आए या फिर जो मुनाफा हो वो उससे ज्यादा हो। तो इस ऐप के जरिए, इस ऐप का इस्तेमाल करके जो 9वीं क्लास की छात्रा ने बनाई है, इसका इस्तेमाल करके किसान जो है वो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और हो सकता है कि जो फसल, जो उपज हो वो अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर आप जमीन का जो डिटेल है वो भी डाल सकते हैं और उसके बाद ये ऐप आपको खुद ब खुद बता देगा कि आपको यहाँ पर कौन सी जो फसल है वो उगानी चाहिए और उससे आपको कितना पैदावार मिलेगा, कितना आपको फायदा मिलेगा। तो किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये जो ऐप है वो बेहतर है। बिल्कुल, सबसे खास बात ये है कि इसमें एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी है। यहाँ पर किसान सीधे रिटेलर से जुड़ सकते हैं। अब क्योंकि अभी तक सोनाली हम देखते हैं कि अभी तक क्या होता है ना, जो मिडल मैन होते हैं, बिचौलिया होते हैं, वो इतना ज़्यादा बीच में मार्जिन काट लेते हैं कि जो किसान है उसको दाम नहीं मिल पाता है और जो हम लोगों तक, आम लोगों तक चीज़ें पहुंच पा रही हैं वो बहुत ज़्यादा दाम में पहुंच रही हैं। अब समझिए कि कभी मेरे को याद है कि मेरे एक नोन है जो खेती किसानी भी करते थे और उन्होंने जो प्याज बेची वो बहुत ही सस्ते दाम में, आप समझिए कि 10 रुपए के किलो के हिसाब से, लेकिन उस समय प्याज के दाम बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब गाँव का ये वाकया है पूरा, लेकिन जब शहरों में हमने देखा कि वही प्याज जो 10 रुपए में उनसे ली गई है वो 80-90 रुपए किलो बिक रही थी। अब सोचिए कि किसान को अगर वो 80-90 रुपए मिलते तो उन्हें कितना मुनाफा होता, लेकिन कटते कटते वो जो मुनाफा है ना वो सिर्फ उनके पास में, हम कह सकते हैं कि 1/4 से भी कम पहुंचा है। तो ये होता है कि जो बिचौलियों की भूमिका है वो आज भी किसानों को उनको सही दाम नहीं दे पा रहा है और इसी वजह से इस तरह के जो अगर ऐप हैं और इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो ये बहुत अच्छे कदम साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से ये सिर्फ 9वीं क्लास की छात्रा और किसानों का दुख, वाकई में वो दुखी है, क्योंकि आप जितना लागत लगाते हो वो उतने पैसे आपको इन रिटर्न नहीं मिल पाते हैं। तो वो देखकर AI का इस्तेमाल करके जेन ज़ी की बच्ची, उसने एक बहुत अच्छा ऐप बनाया और उसके जरिए जो किसान हैं उनको ज्यादा ये तो साबित हो गया सोनाली की जेन ज़ी को सिर्फ क्रिटिसाइज करने तक सीमित नहीं है, जेन ज़ी कुछ अच्छा भी कर रहे हैं और इसी तरह सबको अच्छा करना चाहिए, सबके लिए अच्छा सोच कर और इसी तरह की डेवलपमेंट्स करना चाहिए, न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि अगर समाज में किसी भी वर्ग का अगर आपके एक प्रयास से भला हो सके तो वो बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है। तो चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है दर्शकों को वो हम बताते हैं, सोने और चांदी के भाव, क्योंकि लगातार सोने और चांदी के भाव जो हैं वो बढ़ते और घट रहे हैं, जिसकी वजह से अब लोग भी सोच रहे हैं कि सोना खरीदें, चांदी खरीदें या फिर थोड़ा इंतज़ार करें। तो देखिए, सोने और चांदी के भाव की अगर हम बात करते हैं तो 1,57,530 रुपए सोना पहुंच चुका है प्रति 10 ग्राम के हम रेट आपको बता रहे हैं। चांदी की बात करें तो 2,69,900 रुपए प्रति किलो चांदी है। अब सोने चांदी के भाव जिनमें लगातार उतार चढ़ाव तो देखने को मिलता है, लेकिन चूंकि शादियों का सीजन है इसलिए पीक डिमांड पर सोना और चांदी रहता भी है और इसीलिए लोग मना रहे हैं कि भाई जो सोना और चांदी है वो आसमान को ना छुए। अभी जिस तरह से चांदी 4 लाख पर भी पहुंची थी, तो एक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट में कि इतना दाम रहे कि लोग आसानी से सोनाली खरीद पाएँ। बिल्कुल, अब पिछले एक हफ्ते की बात करें दीपिका तो सोने चांदी के दाम में उतने बदलाव नहीं हुए जितने पहले देखने को मिले। लेकिन हम पिछले अगर 2 महीनों की बात करें तो ये दाम काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हुए हैं और अब भले ही स्टेबल हो, लेकिन कभी हम सोने की हम बात करते तो 1 लाख के नीचे हुआ करता था। अगर हम जाएं और एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ अगर हम खरीदना चाहें तो 10,000 में भी हमको एक बहुत लाइट रिंग मिल सकती थी, इसके अलावा चीज़ें मिल सकती है। लेकिन अब तो संभव ही नहीं है कि अगर आप ज्वेलरी शॉप में जाते हैं तो आपको एक हल्की सी चीज़, हल्की से हल्की अगर आप चीज़ें खरीदना चाहें तो सोने की ले पाना 10,000 में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात हुई सोने और चांदी की, लेकिन अब बात कर लेते हैं जो आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई बात है। तो अगर आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की ओर अगर गाड़ी लेकर रुक कर रहे हैं तो ज़रा रुकिए और पहले कीमतें जान लीजिए। दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत रहेगी 94.77 प्रति लीटर, डीजल की 87.67 प्रति लीटर और CNG की कीमत 77.09 प्रति किलोग्राम।
तो वहीं अगर नोएडा की बात करें तो पेट्रोल की कीमत है 94.74 प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत की बात करें तो यह 88.19 प्रति लीटर के हिसाब से। और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह 85.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत है 95.65 प्रति लीटर के हिसाब से। डीजल की कीमत है 87.60 प्रति लीटर के हिसाब से। और सीएनजी की कीमत की बात करें तो यह 82.12 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो देखिए, ये है आपके शहर के पेट्रोल और डीजल के दामों का हाल। और इन दामों को देख लीजिए और तभी फ्यूल स्टेशंस का रुख करिए, क्योंकि यही दाम है जो आपकी गाड़ी में जो आप फ्यूल भरवाते हैं उसके हिसाब से ही आपका टैंक फुल होगा। तो चलिए, इसी के साथ दिल्ली वाला रेडियो टीवी में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी सोनाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।